Alright, yeah, I think I have no idea what exactly happened. So I was basically telling कि जो आपकी बेसिक एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज होती हैं वो किस तरीके से जो है वो कवर अप हो सकती हैं। मैं इस पर एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोलेस्टेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डेस्मोलेज प्रेग्नेनोलॉन बनाता है। अगर इसके ऊपर 17 हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा तो ये कॉर्टिसोल की तरफ निकल जाएगा, या फिर अगर कॉर्टिसोल जो है वो नहीं बन रहा तो लायज काम करते हुए टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। इसी तरह से अगर प्रेग्नेनोलॉन प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर 21 हाइड्रोक्सिलेज काम करे तो ये एल्डोस्टेरोन की तरफ निकल जाएगा वाया अल्फा 11 हाइड्रोक्सिलेज, या 17 हाइड्रोक्सिलेज इस पर काम करे तो कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन की तरफ निकल जाएगा। सो अब हमारे पास अगर हम बात करें कि जी डेफिशिएंसीज कौन सी हो सकती हैं, तो हमारे पास 3 मेजर डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। या 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती होगी, या फिर 21 की, या फिर 11 हाइड्रोक्सिलेज। ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज हैं हाइड्रोक्सिलेजेस की जो कि एड्रिनल के साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 17 की। अगर प्रेग्नेनोलॉन 17 के जरिए कॉर्टिसोल और ये नहीं बना सकता तो हमारे पास बहुत सारा प्रेग्नेनोलॉन मौजूद है। ये अल्टीमेटली सारा का सारा एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली आपकी ऑस्मोलारिटी को मेंटेन कर रहा होता है और ऑस्मोलारिटी के साथ साथ उसने आपके वॉल्यूम को देखना होता है। इफ यू हैव गॉट टू मच ऑफ एल्डोस्टेरॉन देन यू हैव गॉट टू मच सोडियम, यू हैव गॉट टू मच वाटर विद यू, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका वॉल्यूम ओवरलोड है, जिसे आप वॉल्यूम ओवरलोड हाइपरटेंशन बोलते हो जी। सोडियम एब्जॉर्ब करते इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पोटासियम को एक्सक्रीट किया जा रहा होता है, बिकॉज के पोटासियम इज अ प्रेशियस आयन फॉर योर एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, बिकॉज के उसने एक्शन पोटेंशियल्स को देखना है। दैट इज़ वाई उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को जो कि आपकी बॉडी में फालतू तौर पर मौजूद होता है उसको बाहर भेज देते हैं। अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा, सोडियम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, पोटासियम उसी हिसाब से एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो वॉल्यूम हाइपरटेंशन के साथ आपको हाइपोकलीमिया होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका कॉर्टिसोल नहीं बन रहा और टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा तो ये ग्लाइसेमिक एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया साथ के अंदर होगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा तो फिर आपके स्पेसिफिकली अगर ये बचपन में हो गया है, जेनेटिक है, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों की बात करें, लड़कों की, अगर उनके अंदर ये डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है तो बाय द टाइम दे रीच देयर प्यूबर्टल ईयर्स, वो 16-17 साल की एज तक पहुंचते हैं, तो दे वॉन्ट बी हैविंग द बॉडी हेयर, दे विल बी हैविंग रादर टू लेस ऑफ द बॉडी हेयर, अलॉन्ग विद दैट दे वॉन्ट हैव द बियर्ड और द मुस्टाश, या उनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं होगी। तो अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक मेल को स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द फीमेल वो नहीं होंगे, तो जो बच्चे हैं उनकी जो अपेरेंसेज होती हैं वो बहुत फेमिनिन अपेरेंसेज होती हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत फेमिनिन आवाज़ें होती हैं। बिकॉज के यहाँ पर आपका जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं उसके अंदर विरिलाइजेशन जो है, विरिलाइजेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मैस्कुलिन फीचर्स। तो अगर वो विरिलाइजेशन डेवलप नहीं हो रही तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन विरिलाइज डिसऑर्डर है, जो बेसिकली आपकी हाइपरटेंशन के साथ, आपका पीएच की एबनॉर्मेलिटीज के साथ, दैट मीन्स के अल्कलोसिस के साथ, अलॉन्ग विद ग्लाइसेमिक एबनॉर्मेलिटीज के साथ, एंड अलॉन्ग विद द नॉन विरिलाइजिंग फीचर जो कि आपके फेमिनिन फीचर्स हैं उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारे फीचर्स आएंगे। अब अगर 21 को अगर आप लोग देखें, 21 ने 2 काम कराने हैं जी। प्रोजेस्टेरॉन की को आपकी डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट करते हुए एल्डोस्टेरॉन भी बनवाना है, और दूसरी तरफ इसने आपका जो हाइड्रोक्सी फॉर्म पड़ी हुई थी उसको कॉर्टिसोल की तरफ भी निकालना है। तो अगर आप इसको जो है वो डेफिशिएंट कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली ना ही आपका एल्डोस्टेरॉन प्रॉपर तरीके से बन पाएगा और ना ही आपका कॉर्टिसोल बन पाएगा। अब हमारे पास बहुत सारा प्रेग्नेनोलॉन वंस अगेन पीछे पड़ा हुआ है, ना इस तरफ निकल सकता है ना इस तरफ निकल सकता है, तो सारा का सारा आपका जो हार्मोन है वो इस तरफ जो है वो निकल रहा है। दैट मीन्स यू हैव गॉट टू मच ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, और अगर हमारे पास टू मच ऑफ द टेस्टोस्टेरोन है तो एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर आएंगे, दे आर सपोज टू बी विरिलाइजिंग वन, दैट मीन्स दे आर टू मच मैस्कुलिन। स्पेसिफिकली बच्चियों के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द वल्वा, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द वजाइना, अलॉन्ग विद दैट आपका जो क्लाइटोरल एनलार्जमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
आपके जो बॉडी हेयर हैं उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन कि हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ये हिर्सुटिज्म हमारे पास बच्चों में भी देखने को मिलता है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर ग्रोथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हेयर ग्रोथ, तो वो भी हमें बच्चों में देखने को मिलता है अगर आपके किसी लड़के के अंदर जो है वही वाली डेफिशिएंसी आपके साथ में एग्जिस्ट कर रही है। अलॉन्ग विद दैट इसकी जो आजकल वो लोग इम्प्लीकेशंस निकालते हैं कि जी इसकी जो क्रॉस आपकी इम्प्लीकेशंस आएंगी वो इम्प्लीकेशंस आपकी सेक्सुअल साइकोलॉजी के ऊपर आएंगी। दैट मीन्स कि स्पेसिफिकली अगर किसी डेवलपिंग फीटस के अंदर ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट या पोस्ट of the testosterone specifically within the females, तो apart from virilization उनके अंदर जो है वो होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज जो है वो बहुत कॉमन होती हैं। इसी तरह से इन द मेल फीटस या मेल डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो गया है, तो इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट दोज पर्टिकुलर उन एरियाज की ग्रोथ को ज़्यादा कर देता है जिनकी इफेक्ट के अंदर या जिन की वजह से आप जो है वो मास्कुलिन टेंडेंसीज जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो वंस अगेन दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफ्लेक्टिव सेक्सुअलिटीज, फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी, पैनसेक्सुअलिटी, वो इनके अंदर जो है वो बहुत कॉमन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट द चेंज ऑफ ओरिएंटेशन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनके अंदर जो है वो आपको ग्लाइसेमिक एबनॉर्मलिटीज, दैट मीन्स कि अगर कॉर्टिसोन नहीं आ रहा तो फिर हाइपोग्लाइसेमिया बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। एल्डोस्टेरॉन अगर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से तो फिर आपकी ऑस्मोलारिटी की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। अब जाहिर है कि अगर एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगी। अब अगर सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बाहर नहीं जा रहा, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दीज पीपल कैन प्रेजेंट विद इन द लॉन्ग रन विद माइल्ड एसिडोसिस ऑल्सो। कॉर्टिसोल नहीं है तो जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है, और अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो आपका नहीं आ रहा तो फिर उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया जो है वंस अगेन देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट टेस्टोस्टेरॉन है तो फीमेल्स के अंदर जो है विरिलाइजेशन हो जाएगी, दैट मीन्स कि उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर वो फीचर्स आ जाएंगे जो यूजली हम लोगों को जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ स्टाशेस है, एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस है, आपकी जो वल्वर थिनिंग है वो देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद आपकी जो सेक्सुअल साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन, जो कि हम 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसीज के साथ जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर आप 11 की बात कीजिएगा तो जी वंस अगेन इसने एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक कर दिया है और ये पीछे वंस अगेन सारा प्रेग्रेनुलॉन जो है वो इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो प्रेग्रेनुलॉन है ये अल्टीमेटली दो तरफ निकल सकता है। एक तो बिकॉज कि आपका प्रोजेस्टेरॉन मौजूद है तो किसी ना किसी हद तक हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होकर डिऑक्सी कॉर्टिसोल बना रहा है, और अगर डिऑक्सी कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे पास मौजूद है तो चाहे वो कॉर्टिसोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसकी जो डिऑक्सी फॉर्म है वो बहुत हद तक आपके जो ग्लाइसेमिक फीचर्स है उसको कवर अप कर सकती है। और दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्सी फॉर्म इसकी कन्वर्ट हो रही है वो अल्टीमेटली एंड्रोस्टीन डायोन में कन्वर्ट हो रहा है और वो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो एल्डोस्टेरॉन है उसकी जो है वो डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। कॉर्टिसोल गो के डेफिशिएंट होगा लेकिन इसकी वजह से आप बहुत हद तक ग्लाइसेमिक फीचर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा, तो वंस अगेन ये आपका विरिलाइजिंग सिंड्रोम है। तो 17 के अंदर बिकॉज कि आपका ये और ये नहीं बन सकता था तो ये नॉन विरिलाइजिंग सिंड्रोम था, लेकिन 21 और 11 दोनों विरिलाइजिंग सिंड्रोम है बिकॉज के दोनों के अंदर वन वे और अनदर वे आप टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। और विरिलाइजिंग सिंड्रोम का मतलब ये है कि अब आपने जो आपका फिनोटाइप है उसके अंदर आपने ऑपोजिट सेक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डेवलप कर दिया है, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आ रहे हों, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर आ रहे हों। फिजिकल अपीयरेंस के अंदर आ रहे हैं तो फीमेल्स के अंदर जो है वो क्लाइटोरल एनलार्जमेंट के साथ आपकी वल्वुलर और वजाइनल जो है वो चेंजेस आती हैं। अलॉन्ग विद दैट एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, स्टार्च की डेवलपमेंट्स होती हैं, बियर्ड आपको देखने को मिल सकती है, वॉइस जो है वो हैवियर हो जाती है, और बच्चों के अंदर वंस अगेन बिकॉज के हैवियर वो क्या कहते हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट उनकी जो साइकोलॉजी है उसके अंदर डेवलपमेंट और द प्रेफरेंस फॉर द सेम सेक्स जो है वो बहुत कॉमन है। स्पेसिफिकली अगर ये एक्सपोजर जो है वो आपका फीटल लाइफ के अंदर हो गया है तो दैट बिकम्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट सेक्सुअलिटीज।
इसका ऑपोजिट होगा जी जब हमें अल्टीमेटली ये 17 हाइड्रोक्सिलेज देखने को मिल रहा होगा। अगर ये डेफिशिएंट है तो जो स्पेसिफिकली मेल चाइल्ड है उसके जो फीचर्स होंगे और उसकी जो साइकोलॉजी होगी दैट इज़ वेरी फीमेल लाइक, बिकॉज कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर मौजूद नहीं है। तो 17 हाइड्रोक्सिलेज इज अ नॉन विरिलाइजिंग सिंड्रोम, लेकिन 21 हाइड्रोक्सिलेज और 11 हाइड्रोक्सिलेज आपका जो है वो विरिलाइजिंग सिंड्रोम है। ये तीन इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स जो हैं वो आपके एड्रिनल के साथ बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या आपको आने चाहिए कि जी कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी विरिलाइजेशन के साथ फीचर्स के साथ प्रेजेंट करती है और कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी आपके नॉन विरिलाइजिंग सिंड्रोम्स के साथ जो है उसकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो होती हैं। ये हमने यहाँ पर जो है वो उसको समराइज कर दिया है आपके जो नॉन विरिलाइजिंग और विरिलाइजिंग सिंड्रोम्स हैं। 17 की अगर आप बात करें तो अभी हम लोगों ने कहा मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, आपका सेक्स हार्मोन्स कम होंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा इस वजह से है बिकॉज के सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है। पोटासियम वो के पोटासियम को आप हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पोटासियम की क्वांटिटीज आपकी जो है वो कम होंगी। और इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आप जो है वो एम्बिगुअस जेनिटेलिया देखने को मिलेंगे, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर। और ये जब सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बात करते हैं। हाइड्रोक्सिलेज 21 की डेफिशिएंसी है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अभी हम लोगों ने देखा कम है, लेकिन सेक्स स्टीरॉयड जो है वो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में है। ब्लड प्रेशर बिकॉज के मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है तो ब्लड प्रेशर कम है। पोटासियम इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर बिकॉज कि आपकी जो रेनिन की एक्टिविटी होती है वो रेनिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके इफेक्ट के अंदर पोटासियम किसी हद तक एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और ये मोस्ट कॉमन है आपका विरिलाइजिंग सिंड्रोम, इसके अंदर बिकॉज के सेक्स स्टीरॉयड ज़्यादा हैं तो वो अल्टीमेटली प्रेजेंट करता है विद विरिलाइजिंग बोथ इन द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। 13 अभी हम लोगों ने देखा एल्डोस्टेरॉन कम है लेकिन डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन ज़्यादा है, और डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो तो वो ग्लाइसीमिया के साथ साथ इट सेल्फ अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है तो भी एल्डोस्टेरॉन की तरह जो है वो काम करता है। कॉर्टिसोल कम है, सेक्स स्टीरॉयड ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज के डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन ना सिर्फ आपका जो है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है बल्कि एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर आपके सोडियम के एब्जॉर्प्शन भी करा सकता है। रेनिन एक्टिविटी कम है, वंस अगेन आपका विरिलाइजेशन सिंड्रोम है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स जो कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स के साथ काम करते हैं, ये तीनों सिंड्रोम्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, प्रॉफ में थेरी की बात कर रहा हूँ, वाइवा में भी हम बहुत रिपीटेडली पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन सा सिंड्रोम कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी किन वजूहात की बुनियाद पर कौन कौन से फीचर्स जो है वो डेवलप करती है। तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। विरिलाइजेशन हो रही है तो विरिलाइजेशन क्यों हुई है, उसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। तो वट एवर यू आर कमेंटिंग कि ये फीचर डेवलप हो रहा है, फिर आपसे पूछा जाता है थेरी में भी और वाइवे के अंदर भी कि आप उसको लॉजिकल बुनियादों पर डिफेंड करेंगे ये फीचर आपने क्यों डेवलप किया है। अभी मैंने बताया था कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है जी उसको हम 5 हेडिंग्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। सिक्रीशन कैसे हो रही है, फिर सेलुलर फिजियोलॉजी क्या है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर या इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके आगे 3 स्टेम्स हैं। प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा है तो क्यों है, कौन से लेवल पर है, और फिर आपकी बॉडी के ऊपर फीचर्स क्या आ रहे हैं और उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने जो कॉर्टिसोल है और जो एल्डोस्टेरॉन है जी उसके जो फीचर्स हैं उसको जो है वो डिवाइड किया हुआ है। हमें ऑलरेडी पता है, अभी हम पीछे देखा है प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है, काम कैसे कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम से आपके जो है वो स्टीरॉयड्स हैं और हमें पता है कि स्टीरॉयड्स के आपके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। वन वे और अनदर वे ये प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करेंगे, और जो प्रोटीन्स ये लोग बना रहे हैं वो या तो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करेंगी या फिर वो आपके मेटाबॉलिक एंजाइम्स के तौर के ऊपर जो है वो काम करेंगी। एल्डोस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं तो एल्डोस्टेरॉन का मेजर काम जो है वो आपका सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराना है और उसके हिसाब से ऑस्मोलारिटी और फिर आपकी जो वाटर की मेंटेनेंस है, वॉल्यूम है, उसको जो है वो मेंटेन करना है। तो नेफ्रॉन के अंदर जी नेफ्रॉन के स्पेसिफिकली डिस्टल पोर्शन के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट सेल्स पड़े हुए होते हैं। आप रीनल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। एक हमारे पास जी आपका प्रिंसिपल सेल है और दूसरा हमारे पास इंटरकेलेटेड सेल है। जो प्रिंसिपल सेल पड़ा हुआ है जो उसने बेसिकली आपका सोडियम जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, और सोडियम एब्जॉर्ब करते हुए उसने जो है बेसिकली
एक्सक्रीट कराना है। अगला जो सेल इसका पड़ा हुआ है डिस्टल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, वो पोटासियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट कर देता है। इसको आप इंटरकलेटेड सेल बोलते हैं। तो ये दोनों एज अ पेयर काम करते हैं। यही बेसिकली एल्डोस्टेरॉन का काम है कि सोडियम को एब्जॉर्ब कराते हुए वॉल्यूम को जो है वो रेगुलेट करता है। तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली आपका वॉल्यूम रेगुलेटिंग जो है वो हार्मोन है। काम कैसे करता है? प्रोडक्टिविटी भी हम लोग देखा है, कोलेस्टेरॉल से आप प्रोजेस्टेरॉन और फिर एल्डोस्टेरॉन बना रहे हो। सेकेंड मैसेंजर कौन सा हुआ इसके साथ? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हुआ। क्या चीज चेंज हो रही है? आपके रिसेप्टर्स की जो है वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। जो प्रोटीन को बेसिकली इस इंस्टेंस के अंदर आपके रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स कौन से हैं? वो रिसेप्टर्स जो कि आपके नेफ्रॉन के प्रिंसिपल और इंटरकलेटेड सेल्स के साथ काम करते हैं। दैट मीन कि यू वांट टू एब्जॉर्ब टू मच सोडियम, तो यू रिक्वायर टू मेनी रिसेप्टर्स। तो ये उस पर एक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ज्यादा रिसेप्टर्स बन रहे हैं, ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पोटासियम को एक्सक्रीट कराया जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल सेल्स के अंदर वही पोटासियम वापस अंदर आ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो आपका बाहर जा रहा है। तो ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर थिंग, आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी में अभी हम लोगों ने देखा कि इसके साथ जो सिंड्रोम्स एग्जिस्ट करते हैं वो दोनों ही हो सकते हैं, विरिलाइजिंग भी हो सकते हैं और नॉन विरिलाइजिंग भी हो सकते हैं अगर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है। बाकी एड्रिनल डेफिशिएंसी कहाँ है और एड्रिनल जो है वो एक्सेस कैसे है वो अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो ये फिलहाल हमने 3 स्टेम्स को डिस्कस कर लिया। प्रोडक्टिविटी हम पीछे देखा है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम का हमें ऑलरेडी पता है। जो चीज़ वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस से बन रही है वो यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स काम कहाँ पर कर रहे हैं? वो आपके प्रिंसिपल और इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन पे काम कर रहे हैं। डिस्टल नेफ्रॉन में सोडियम की अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन हो रही है और हाइड्रोजन की अल्टीमेटली आप एक्सक्रीशन करवा रहे हैं। ये इसके 3 स्टेम्स जो हैं वो फंक्शन पूरे हो गए। इस तरह से अगर आप कॉर्टिसोल की बात कीजिएगा, बिकॉज की मेटाबॉलिज्म पर काम कर रहा है, उसने ग्लाइसेमिक लेवल्स को कंट्रोल करना है, तो उसके आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो स्टेम है उसके ऊपर जो है वो मेजर फंक्शंस हैं। प्रोडक्टिविटी हम लोग पीछे देखा है, वही कोलेस्टेरॉल होगा, वही डेस्मोलेज काम करेगा, वही प्रेग्रेनुलॉन बनेगा, वही आप प्रोजेस्टेरॉन बनाओगे, उसकी हाइड्रोक्सी फॉर्म निकलेगी, उस हाइड्रोक्सी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन की हाइड्रोक्सी फॉर्म निकालोगे और फिर अल्टीमेटली कॉर्टिसोल बनेगा। फंक्शन कैसे करेगा? फंक्शन बिल्कुल जाहिर है कि वही आपका जो है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, वही प्रोटीन की सिंथेसिस है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो प्रोटीन आप बना रहे हो वो प्रोटीन आपके एंजाइम्स हैं जो कि आपके ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रोटियोलिसिस को इंक्रीज करता है, लिपोलिसिस को इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ज़्यादा ग्लूकोज बनाना है तो आप ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहे हो, और एट द सेम टाइम जो ग्लाइकोलिसिस है उसके जो एंजाइम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो ग्लूकोनियोजेनेटिक जो आपका पाथवे है जी, उसकी आपने इन्हांसमेंट करानी है, तो आप प्रोटियोलिसिस से भी ले रहे हैं, प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है, लिपिड डिग्रेड हो रहा है, नया ग्लूकोज बन रहा है, और जो ग्लूकोज आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको कंजर्व करने के लिए आप ग्लाइकोलिसिस जो है उसको इनहिबिट कर रहे हो। ये आपके तीनों स्टेम्स के ऊपर हो गया कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और जो लिपिड कैटाबॉलिज्म है उसको भी इंक्रीज करेगा, जबकि जो ग्लूकोज की कंजर्वेशन है उसको जो है वो इन्हांस करेगा बाय रिड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लाइपोकॉटिन से है। ये लाइपोकॉटिन एक स्पेसिफिक आपका फैट टिश्यू से निकलने वाला केमिकल है। ये बेसिकली आपके फॉस्फोलिपेज A2 को इनहिबिट कर देता है। फॉस्फोलिपेज A2 को जब आप हिट कर दोगे तो आपने बेसिकली एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट पाथवे को ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इंटरल्यूकिन्स निकल सकते हैं, आपने तमाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इंटरल्यूकिन और लिपोक्सिन्स की प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया है। जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं या इंटरल्यूकिन्स होते हैं या आपके कहते हैं उसको लिपोक्सिन्स होते हैं, ये तमाम के तमाम आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो जिस वक्त ये बन नहीं रहे, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आएगा। दैट इज वाई जिन कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी में वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन जो है या इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे कि आजकल इनके अंदर करती है कोविड-19 के अंदर, जहां पर वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको ब्लॉक करने के लिए आप लोग स्टेरॉइड्स देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज कि वो लाइपोकॉटिन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और तमाम के तमाम जो आपका पाथवे है एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट जो कि फॉस्फोलिपेज A2 के नतीजे में चल रहा होता है उसको ब्लॉक करके वो बंद कर दिया जाता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं तो इन्फ्लेमेशन डेवलप नहीं होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप जो है वो इन्फ्लेमेशन को ऑल अक्रॉस द बॉडी जो है वो कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा उसका एक मेजर जो आपका इफेक्ट है जी वो आपका इम्यूनो सप्रेशन है। हमने अभी वो बात की
कि फॉस्फोलिपेज A2 ब्लॉक हो गया है तो उसने तमाम प्रोस्टाग्लैंडिन और तमाम इंटरल्यूकिन और लिपोक्सिन्स को ब्लॉक कर दिया है, तो ये एक उसका बेनिफिशियल इफेक्ट तो हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम वो इंटरल्यूकिन्स जो कि आपके टी सेल प्रोलिफरेशन के साथ जो है स्पेसिफिकली जो है वो काम करते हैं, वो तमाम के तमाम जो इंटरल्यूकिन्स हैं जब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे तो टी सेल प्रोलिफरेशन नहीं हो सकती, और टी सेल प्रोलिफरेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि आपने बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जितना भी स्टेम है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो उन तमाम कंडीशंस में जिनके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें, अगर आप ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर हैं, अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम है। वो कम क्यों है? बिकॉज कि आपका जो इंटरल्यूकिन 2 है जो कि एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट पाथवे के जरिए प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और हमें पता है कि इंटरल्यूकिन अगर 2 अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो जो आपका हेल्पर टी सेल पड़ा हुआ था वो बेसिकली आपका काम नहीं कर रहा, और हेल्पर नहीं आगे जाके प्लाज्मा सेल बनाना था और उससे एंटीबॉडी निकलनी थी, और दूसरी तरफ उसी ने CD8 पॉजिटिव सेल जो आपका पड़ा हुआ था साइटोटॉक्सिक, उसको जब वो मौजूद ही नहीं है तो फिर आपका जो एक्वायर्ड स्टेम है इम्यूनिटी का वो अल्टीमेटली पैरालाइज हो जाता है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक इसका स्पेसिफिक इफेक्ट है। ये हम बार बार पूछते हैं कि कॉर्टिसोल किस तरीके से जो है आपकी इम्यूनिटी को जो है वो सप्रेस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो अल्फा-1 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके उसके ऊपर पड़े हुए हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़े हुए हैं, उसके साथ बाइंड करके ये नॉरएपिनेफ्रिन की जो स्टिमुलेशन होती है, नॉरएपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट आ रहा होता है उस इफेक्ट को इन्हांस कर देता है, और नॉरएपिनेफ्रिन ने बेसिकली जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करनी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर इसकी सेंसिटिविटी रिसेप्टर की बढ़ जाएगी तो नॉरएपिनेफ्रिन बहुत शिद्दत की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल डेवलप हाइपरटेंशन। तो जो कॉर्टिसोल है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हुए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराते हुए अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स जो है बहुत वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हैं। लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस कराते हुए ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा, लाइपोकॉटिन को इंक्रीज करेगा, वो फॉस्फोलिपेज A2 को ब्लॉक करेगा, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो आप एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं वो बेसिकली इसी मैकेनिज्म के जरिए काम कर रहे होते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई वाइड स्प्रेड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आपने लेना होता है बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, चाहे वो आपका ऑटो इम्यून हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, जिसमें वाइड स्प्रेड आपका जो है वो इम्यून रिएक्शन आ रहा है, उसको सप्रेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आजकल हम कोविड-19 में देते हैं, वो इसलिए देते हैं बिकॉज के लाइपोकॉटिन के जो लेवल्स हैं उसको इन्हांस करता है। इम्यूनोसप्रेशन क्यों होगी? बिकॉज के इंटरल्यूकिन 2 आपका जो है वो इनहिबिट हो रहा है। इंटरल्यूकिन 2 CD4 पॉजिटिव सेल को स्टिमुलेट करता है, अगर वो नहीं स्टिमुलेट हो रहा तो वो बीटा सेल को बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा में कन्वर्ट नहीं कर सकता और अल्टीमेटली एंटीबॉडी नहीं आ सकती। एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो अल्टीमेटली आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पैरालाइज कर दोगे। दूसरी तरफ CD4 नहीं, आपके CD8 को स्टिमुलेट करना था, वो स्टिमुलेट नहीं हो सकता, तो तमाम का तमाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्टेम आपका जो है वो पैरालाइज हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये इम्यूनोसप्रेशन करता है बहुत ग्रॉस ग्राउंड्स के ऊपर, और आपका जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा-1 रिसेप्टर स्पेसिफिकली जो कि ब्लड वेसल्स पर मौजूद होता है, स्पेसिफिकली आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के ऊपर, उसके साथ बाइंड करके नॉरएपिनेफ्रिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और वाइड स्प्रेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हुए आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको जो है वो बढ़ाएंगे। सो दीज आर द मेजर इफेक्ट जो कि आपके कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन के साथ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। एल्डोस्टेरॉन एक लोकलाइज्ड हार्मोन है, कॉर्टिसोल बहुत वाइड स्प्रेड हार्मोन है, तो उसके इफेक्ट्स भी जो हैं वो आपके वाइड स्प्रेड जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टेम्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए। प्रोडक्शन कैसे हो रही है वी ऑलरेडी नो, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, ACTH प्रोड्यूस होगा, वो कोलेस्ट्रॉल को डेस्मोलेज में कन्वर्ट, अंडर इफेक्ट ऑफ डेस्मोलेज जो है वो प्रेग्नेनोलॉन में कन्वर्ट करेगा, वहां से एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन आप लोग निकालिएगा। सेलुलर फिजियोलॉजी, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है इन द फॉर्म, इन द केस ऑफ एल्डोस्टेरॉन आप लोग जो है वो रिसेप्टर्स की प्रोडक्टिविटी करा रहे हो फॉर द प्रिंसिपल सेल्स एंड फॉर द इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ द डिस्टल नेफ्रॉन, जिन्होंने सोडियम और हाइड्रोजन के लेवल्स को मेंटेन करते हुए आपके वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। याद रखिएगा कि आपका जो एल्डोस्टेरॉन है जी वो बेसिकली गो सोडियम के साथ काम कर रहा है, लेकिन उसका बेसिक काम वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। और जो आपका ADH है
गो के वो बेसिकली वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ काम करता है, लेकिन उसका मेजर काम ऑस्मोलैरिटी को जो है वो रेगुलेट करना है. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. हम लोग कभी कभार सवाल पूछते हैं कि जी आपकी ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन होती है, तो बिकॉज के वो सोडियम के साथ आप लोग निकाल रहे होते हैं, तो मेजॉरिटी प्रॉफ में लिखते हैं के अंदर कि शायद उसका ताल्लुक एल्डोस्टेरॉन के साथ है. नो, गो के एल्डोस्टेरॉन सोडियम के साथ काम करता है, लेकिन उसका रेगुलेशन वॉल्यूम के साथ है. और गो आपका एडीएच जो है वो वाटर के साथ काम करता है, लेकिन उसका रेगुलेशन बेसिकली जो है ऑस्मोलैरिटी जो है उसके साथ निकलता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. और इसी तरह का कॉर्टिसोल में प्रोटीन सिंथेसिस की जो है हम बात कर रहे हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, तो वो आपके हार्मोन्स जो हैं आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है. फॉर एग्जांपल जो प्रोटियोलिटिक और लिपोलिटिक एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, और ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा. इसी तरह से लिपोकॉटिन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा. फॉस्फोलिपेज जो है वो आपका इनहिबिट हो जाएगा. अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट पाथवे इनहिबिट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना लिपोक्सिन्स होंगे, ना आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, ना आपके इंटरल्यूकिन्स होंगे, तो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स नहीं आ सकते. दैट इज वाई बाहर से गोली या इंजेक्शन की फॉर्म में जब हम स्टीरॉइड्स देते हैं तो वो लिपोकॉटिन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हुए एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में उसको प्रोड्यूस करते हैं. इम्यूनोसप्रेशन, बिकॉज के इंटरल्यूकिन 2 नहीं है तो आपने CD4 पॉजिटिव सेल को पैरालाइज कर दिया है, CD8 भी स्टिमुलेट नहीं हो सकता, और बीटा आपका जो बी प्लाज्मा सेल है वो भी स्टिमुलेट नहीं हो सकता. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी इम्यूनोसप्रेशन होगी और हाइपरटेंशन डेवलप होगी थ्रू अल्फा 1 रिसेप्टर. ये हमने 3 स्टेम्स आपके कवर अप कर लिए कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, सिक्रीशन कहाँ से कंट्रोल हो रही है, फिर प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और फिर इसके बॉडी के ऊपर सेलुलर फिजियोलॉजी पे इफेक्ट्स क्या है, फिर बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या है. 3 स्टेम्स हम लोगों ने दोनों हार्मोन्स जो हैं उसके जो है वो कवर अप कर लिए हैं. एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस और और जो कॉर्टिसोल है जो उसकी एक्सेस से वाबस्ता जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, अब उसको देख लेते हैं. हमने कहा जब भी डिसऑर्डर की हम गुफ्तगू करेंगे तो हम 2 स्टेम्स में करेंगे, हाइपो या हाइपर. तो दोनों ही सिनारियोज को आपने डिस्कस करना है. अगर हाइपो हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर हाइपर हो गया तो क्या प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल अगर ओपन एंडेड सवाल आता है कि जी आप कॉर्टिसोल जो है उसके ऊपर जो है वो एक नोट लिखें, तो उसमें जब आप डिसऑर्डर्स को डिस्कस कीजिएगा तो डिसऑर्डर्स दोनों डिस्कस होंगे, हाइपो भी डिस्कस होगा और आपका हाइपर भी जो है वो डिस्कस होगा. कॉर्टिसोल का बढ़ जाना है, कॉर्टिसोल का कम हो जाना, दोनों ही की 3 रीजन हो सकती हैं. या प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में है, या प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, या फिर प्रॉब्लम एड्रिनल के अंदर पड़ा हुआ है. प्रॉब्लम एड्रिनल में है प्राइमरी कहलाएगा, प्रॉब्लम पिट्यूटरी, प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस के अंदर है टर्शरी कहलाएगा. तो ये किसी भी हार्मोन के ऊपर अप्लाई होंगे, तमाम हार्मोन्स के ऊपर. हाँ भी 3 ही रीजन होंगी कि अगर एड्रिनल जो है वो ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर ज्यादा है, डिपेंडिंग कशिंग की बात कर रहे हैं, हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात हो रही है. कॉर्टिसोल ज़्यादा है, प्राइमरी अगर एबनॉर्मेलिटी है तो ज़्यादा है, तो जाहिर है कि हाइपरप्लेजिया है, या फिर एड्रिनल ट्यूमर है, या फिर एसीटीएच ज़्यादा है, एसीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर है, पिट्यूटरी के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो कॉर्टिकोट्रॉप्स पड़े हुए हैं उनका कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग CRH प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एसीटीएच ज़्यादा है, फिर आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा है. अगर आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा है, अब इफेक्ट्स देख लें क्या आएंगे आपकी बॉडी के ऊपर. यू विल बी लूजिंग टू मच ऑफ द प्रोटीन, यू विल बी प्रोड्यूसिंग टू मच ऑफ द ग्लूकोज. लेकिन किसके ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आपका, तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग द वेट यू स्टार्ट टू एक्यूमुलेट द फैट टिश्यू. उसकी रीजन क्या आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ग्लूकोज अगर एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड अल्टीमेटली जो है वो फैट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बना रहे हो और तमाम चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए भी उस ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं किया जा पा रहा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप एक तो प्रोटीन लॉस करवा रहे हैं, मसल मास कम हो रहा है, तमाम एरियाज़ के अंदर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो आपका प्रोटीन जो है वो डैमेज हो रहा है, बोन वीक हो रही है, मसल वीक हो रहा है. आपके जो प्रोटीन डिपेंडेंट स्पेसिफिकली ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, लिवर है, उन तमाम में प्रोटीन जो है वो आपका टूट रहा है. लेकिन ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है
ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट किया हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितना ग्लूकोज है फिर वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, और फैट आपका एज पर सेक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। जैसे कि खवातीन के अंदर गायनिकॉइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन द ब्रेस्ट्स एंड ऑन द हिप्स, और आदमियों के अंदर जो है वो आपका ऑन द बेली एंड ऑन द थाइस। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज पर सेक्स हो जाएगी। वो आपकी जीन्स डिटरमिन करेंगे कि कहाँ पर आपकी जो है फैट डिपोजिशन हो रही है। अलॉन्ग विद दैट सवियर इम्यूनोसप्रेशन होगी, तो यू आर प्रोन टू मच ऑफ द इन्फेक्शन, और आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और साथ में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स जो हैं वो भी आपके डेवलप होंगे। तो एक तो प्रोटीन टूट रहा है, तो तमाम के तमाम प्रोटीनेशियस जितने भी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं वो कमज़ोर हैं, चाहे मसल है, चाहे बोन है, चाहे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, और फिर आपका वेट गेन है। इसलिए बिकॉज कि वी हैव गॉट टू मच ग्लूकोज, तो वो रिवर्स जो आपका प्रोसेस चलता है जिसमें वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो फैट टिश्यू में। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको कशिंग के अंदर देखने को मिलेंगी। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये प्राइमरी था या सेकेंडरी था या टर्शरी था, उसके लिए जो है हमारे पास ACTH वाले जो है वो टेस्ट होते हैं। हम लोग जो है ACTH जो है ना उसके लेवल को जो है वो मेजर करते हैं, ACTH कितना है। अगर तो जो है ACTH आपका जो है वो सप्रेस हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कम से कम पिट्यूटरी में तो नहीं पड़ा हुआ, बिकॉज के अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा है और ACTH सप्रेस है तो इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक से उसने जो सप्रेस किया है तो प्रॉब्लम कहीं पिट्यूटरी से बाहर ही पड़ा हुआ होगा। मोस्ट लाइकली एड्रिनल के अंदर प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। एड्रिनल ट्यूमर अगर जो है वो आपका एग्जिस्ट करता हो तो वो ACTH की सप्रेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। कशिंग अगर हमारे पास आए और हम ACTH को मेजर करें और वो सप्रेस्ड हो तो हम कहते हैं कि मोस्ट लाइकली ये एड्रिनल ट्यूमर है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल आपका ज़्यादा आ रहा है। तो इसने यहाँ पर बताया है कि ACTH सप्रेस है, तो ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है और मोस्ट लाइकली जो कॉज है वो आपका एड्रिनल ट्यूमर है। हाँ, अगर हिस्ट्री के अंदर उसकी है कि जो बाहर से स्टीरॉइड्स ले रहा है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में लेते हैं, कुछ कैंसर थेरेपीज़ के अंदर आप लोग ले रहे होते हैं, आपके जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कोविड है उसमें हम दे रहे होते हैं, बहुत तवील अरसे के लिए अगर हम लोग दें उसमें भी आपका जो है वो कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा और ACTH सप्रेस आपको देखने को मिल रहा होगा। हिस्ट्री पे भी पता चल जाएगा, एग्जामिनेशन पर भी पता चल जाएगा कि कॉज क्या है। लेकिन मोस्ट लाइकली हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है हमारे पास एड्रिनल ट्यूमर होती है। अगर ACTH हमारे पास एलिवेटेड है, इसका मतलब यह है कि जी ACTH डिपेंडेंट, ACTH की वजह से अब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, तो दैट इज वाई वी हैव गॉट ACTH डिपेंडेंट जो है वो कशिंग सिंड्रोम। अब इसको डायग्नोज कैसे करता है कि जी बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर आ रहा है, क्या ये प्रॉब्लम इटसेल्फ पिट्यूटरी का है या फिर ये प्रॉब्लम कहीं पिट्यूटरी से बाहर पड़ा हुआ है। तो हम जो है वो हाई डोज के अंदर जो है वो स्टीरॉयड देते हैं और जो स्टीरॉयड हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसको डेक्सामेथासोन बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल होता है, हम लोग टैबलेट्स की सूरत में भी देते हैं। अगर तो ये आपका जो है वो सप्रेस कर दे, आप डेक्सामेथासोन दें और ये आपकी जो है वो जो ACTH है उसको जो है वो सप्रेस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि जी आपका जो है वो कशिंग्स डिजीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम है वो बेसिकली आपका पिट्यूटरी के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। और अगर वो सप्रेशन ना हो पा रही हो तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी ये ACTH जो है वो कहीं पिट्यूटरी से नहीं आ रहा, ये ACTH बेसिकली किसी एक टॉपिक जो है वो ट्यूमर से प्रोड्यूस हो रहा है। और मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो ट्यूमर्स पड़े हुए होते हैं वो आपके लंग के ट्यूमर्स होते हैं। देयर आर सेवरल ट्यूमर्स ऑफ द लंग, फॉर स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, वो आपके ACTH के एक टॉपिक प्रोडक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। और नो मैटर आप जितना मर्जी बाहर से जो है वो स्टेरॉइड दे दें, आप ACTH को सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। सो अगर आपका कशिंग के फीचर्स के साथ किसी ने प्रेजेंट किया है तो आप ACTH सबसे पहले मेजर करेंगे। अगर वो कम है इसका मतलब यह है कि ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है। मोस्ट लाइकली जो रीजन पड़ी हुई है वो आपका एड्रिनल ट्यूमर पड़ा हुआ है। अगर ये एलिवेटेड है तो फिर दो रीजन हैं, या तो पिट्यूटरी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या पिट्यूटरी से बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर डेक्सामेथासोन दें, और जाहिर है कि अल्टीमेटली जितना आप स्टीरॉयड प्रोड्यूस करेंगे तो उसने नेगेटिव फीडबैक के जरिए कहीं ना कहीं तो ACTH को सप्रेस करना है। अगर वो पिट्यूटरी से आ रहा है तो फिर वो सप्रेस हो जाएगा, इसको आप कशिंग्स डिजीज बोलेंगे। दैट मीन्स कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। और अगर आपका जो है वो सप्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि जी आपने अल्टीमेटली जो है वो ACTH प्रोड्यूस करवा रहे हैं फ्रॉम समवेयर आउटसाइड द पिट्यूटरी, मोस्ट लाइकली फ्रॉम द लंग कार्सिनोमास।
इसी तरह से हम यहाँ पर जो है वो डेक्सामेथासोन के जरिए के अलावा आजकल जो टेस्ट करते हैं उसको CRH स्टिमुलेशन टेस्ट बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। CRH अपने दिया है और आपका ACTH भी बढ़ जाए और कॉर्टिसोल भी बढ़ जाए, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, कशिंग्स डिजीज पड़ी हुई है। अगर ACTH और कॉर्टिसोल में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर नहीं पड़ा, पिट्यूटरी से कहीं बाहर पड़ा है। मोस्ट लाइकली जो आपका ट्यूमर पड़ा हुआ होगा वो लंग कार्सिनोमास के अंदर होगा। दिस इज हाउ यू डायग्नोज कि प्रॉब्लम कहाँ था। अगर ACTH कम था तो मोस्ट लाइकली प्राइमरी कशिंग सिंड्रोम था। अगर आपका ये एलिवेटेड था और आपने डेक्सामेथासोन दिया और आपका ACTH सप्रेस हो गया तो सेकेंडरी है, जिसको आप कशिंग्स डिजीज बोलते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये टर्शरी है। और इसी तरह से अगर आपने CRH दिया, एलिवेटेड था और ACTH और कॉर्टिसोल बढ़ गया तो ये सेकेंडरी है, और अगर नहीं है तो फिर ये टर्शरी है। तो दिस इज हाउ यू अल्टीमेटली डायग्नोज के प्रॉब्लम एड्रिनल में है, पिट्यूटरी में है, या फिर पिट्यूटरी से बाहर कहीं पर पड़ा हुआ है। आप फिर उसको जो है वो ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग के वो ट्रीटेबल है या ट्रीटेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कशिंग्स डिजीज, कशिंग सिंड्रोम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये आपको बहरहाल आना चाहिए। एड्रिनल के अंदर आ जाएं जी। दो आपके जो हैं वो हो सकते हैं सिनारियोज वंस अगेन। एड्रिनल से पढ़ाया जी। अब हम इनसफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं। इनसफिशिएंसी में भी हम लोग पीछे 3 डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं जी। आपका एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज वो इनसफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो आपको वेरिलाइजिंग और नॉन वेरिलाइजिंग जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर प्रॉब्लम जोना ग्लोमेरुलोसा में पड़ा था, एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी। अगर वो आपका जो है वो फेसिकुलेटा में था तो कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी, और अगर रेटिका में था तो फिर आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पड़ी होगी रेटिकुलेटा के अंदर, टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये भी हम पीछे हम लोग देखा है, डिपेंडिंग कि आपने एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस की है या कॉर्टिसोल या टेस्टोस्टेरॉन की, आप विरिलाइजिंग, नॉन विरिलाइजिंग, ग्लाइसेमिक, हाइपरटेंसिव सिंड्रोम है उसको डेवलप करेंगे। या भी हम इनसफिशिएंसी भी ऑलरेडी देखा है। इनडेफिशिएंसी अगर हम देखें वंस अगेन वो 3 तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर प्राइमरी है तो प्रॉब्लम आपका एड्रिनल के अंदर है, सेकेंडरी है तो पिट्यूटरी में है, और अगर टर्शरी है तो मोस्ट लाइकली आपका जो प्रॉब्लम पड़ा हुआ है वो आपका पड़ा हुआ है आउटसाइड द पिट्यूटरी, जिससे आप लोग चाहे हाइपोथैलेमस पे हो, हाइपोथैलेमस से कहीं बाहर पड़ा हुआ हो। वंस अगेन अगर एल्डोस्टेरॉन कम हो रहा है तो हाइपोटेंशन डेवलप होगी, बिकॉज सोडियम और वाटर रेगुलेट नहीं हो पा रहा। हाइड्रोजन आयन की यानी पीएच की एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। अगर कॉर्टिसोल है तो ग्लाइसीमिया से रिलेटेड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, और अगर टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है तो फिर आपकी साइकोलॉजी, सेक्सुअल साइकोलॉजी और सेक्सुअल जो आपका फीचर्स हैं उसके ऊपर जो है वो आपके इफेक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होंगे। तो अगर प्राइमरी है तो एड्रिनल के अंदर प्रॉब्लम है, सेकेंडरी है तो ACTH के अंदर प्रॉब्लम है, और टर्शरी है तो आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर कहीं पर जो है वो प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। इस स्लाइड को जो है वो देख लीजिएगा आप लोग। इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, वो एक आपका वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है और एक आपका एडिसन डिजीज़ है। जो एडिसन डिजीज़ है ना जी, आपका एड्रिनल एट्रोफी के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमन इसकी जो कॉज हमारे यहाँ है वो ट्यूबरक्लोसिस है। सिनेरियो बनता है कि जी किसी को TB थी और TB के बाद उसने जो है वो हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट किया है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ जो है उसने प्रेजेंट किया है, और उसके जो फीचर्स हैं उसके अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो डेवलप हो गया है। दैट मीन्स कि मेल और फीमेल फीचर्स कहीं पर कंबाइन होना शुरू हो गए हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज वहाँ पर निकलती है वो एडिसन डिजीज निकलती है प्राइमरी की अगर हम बात करें, और उसके अंदर फीचर्स वही आएंगे जो कि आपके एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन की कंबाइंड डेफिशिएंसी के साथ आते हैं। अगर वो एकदम से डेवलप हो गया है, यानी कि हिस्ट्री है कि जी बंदा बिल्कुल ठीक था और 7 दिन के अंदर उसने जो है वो डेवलप कर लिए हैं फीचर्स कि 7 दिन में उसको अनकंट्रोल हाइपोटेंशन भी है, अनकंट्रोलेबल हाइपोग्लाइसीमिया भी है, तो फिर मोस्ट लाइकली जो कॉज है जी वो एक्यूट है, एकदम से डेवलप हुई है प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और ये मोस्ट लाइकली जो है वो आपका
जो सेप्टिसेमिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपका ऑर्गेनिज्म वाइड स्प्रेड जो है वो बॉडी के अंदर फैल जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड है आजकल हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका वाइड स्प्रेड इम्यून जो है वो डैमेज हो जाए और आपकी कैपिलरीज लीक आउट करना शुरू हो जाएं और मल्टी ऑर्गन जो है वो आपका हीमरेज स्टार्ट हो जाए और उसकी वजह से फेलियर हो जाए, उसमें बहुत कॉमनली हमें प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसको हम वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम बोलते हैं। फीचर्स वही होंगे जो भी हम लोग पीछे जो है वो देखा है। अगर सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है जी, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो ACTH है जी वो कम होगा। ACTH ऑन द अदर हैंड जो है बिकॉज कि वो मेलेटोनिन से जो है वो डिराइव हो रहा होता है, उनका प्रिकर्सर एक ही है, तो स्किन की पिगमेंटेशन के अंदर भी जो है वो काम करता है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो है वो स्किन का जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा, जो कि दूसरी सूरत के अंदर अगर आपका प्राइमरी इंसफिशिएंसी था बिकॉज कि आपका एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, तो फिर वो जो पॉजिटिव फीडबैक चल रहा होता है उसके जरिए ACTH प्रोड्यूस हुए जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम जो प्राइमरी आपके एड्रिनल इंसफिशिएंसीज के सिंड्रोम हैं, चाहे वो वाटर हाउस हो या आपका एडिसन हो, ये प्रेजेंट करता है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ अलॉन्ग विद जितने भी फीचर्स आपके टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी के साथ आते हैं, जो कि आपको सेकेंडरी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, टर्शरी में भी देखने को नहीं मिलेगा। और टर्शरी के अंदर मोस्ट लाइकली जो आपका कॉज पड़ा हुआ होगा वो हाइपोथैलेमस के अंदर होगा, या फिर आप बाहर से एक्सोजेनस कोई स्टेरॉयड ले रहे हैं, उसके अंदर कोई आप ने सप्रेशन कर दिया है ACTH का, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी जो है एड्रिनल इंसफिशिएंसी डेवलप हो गई है। सो एड्रिनल इंसफिशिएंसी वंस अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर प्राइमरी है तो एक्यूट और क्रॉनिक हो सकती है। अगर एक्यूट है वाटर हाउस कहलाता है, क्रॉनिक है तो एडिसन कहलाता है। फीचर्स वही आएंगे, एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी और आपका एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। दूसरी सूरत के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कॉर्टिसोल नहीं है और टेस्टोस्टेरॉन नहीं होगा, तो उसके फीचर्स जो अभी हम सारे पीछे फीचर्स देख आए हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर जो है वो डेवलप होंगे। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी बहुत कॉमनली पूछा जाता है जी। एडिसन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वाटर हाउस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये दो तो बहरहाल आपको आने चाहिए। अब आ जाए एल्डोस्टेरॉन का जो एक्सेस है जी वो कैसे प्रेजेंट करता है। एल्डोस्टेरॉन के एक्सेस को कॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं जी, कॉन्स सिंड्रोम। यानी कि प्राइमरी हम बात करें एल्डोस्टेरॉन है, आप जो है वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटिंग कोई ट्यूमर है एड्रिनल के अंदर पड़ा हुआ है, तो एड्रिनल की जो है वो प्राइमरी कॉज कहलाएगी। अब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर ज़्यादा है, पोटासियम और हाइड्रोजन ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो वही फीचर्स आएंगे जो हम पीछे हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के साथ देखा थे, जहाँ पर आप एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस जो है उसको उसके ऑपोजिट फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। एल्डोस्टेरॉन का एक्सेस आ गया है तो ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा वाटर, हाइड्रोजन कम, पोटासियम कम और वॉल्यूम ओवरलोड और हाइपरटेंशन के साथ जो है वो बंदा प्रेजेंट करेगा। इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ACTH आपका सप्रेस हुआ होगा और जो हाइपर पिगमेंटेड एरियाज हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडरी अगर है तो ACTH के अंदर प्रॉब्लम होगा। वंस अगेन एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है तो वो ACTH की अगर जाति के साथ आ रहा है उस सिनारियो के अंदर, चाहे वो पिट्यूटरी से है या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा है, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो देखने को मिल सकती है, अलॉन्ग विथ वो तमाम फीचर्स जो कि आपके कॉन्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये 5 हमने स्टेम्स के अंदर जो है वो 2 मेजर आपके एड्रिनल हार्मोन्स हैं जी, उसको कवर अप कर लिया है। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। 5 हेडिंग में ये कोई भी हार्मोन डिस्कस होता है। सिक्रीशन कहाँ से हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है, दैट मीन्स कि केमिकल प्रोसेस क्या है किसी भी हार्मोन की डेवलपमेंट का। तीसरा, सेलुलर फिजियोलॉजी क्या है। सेकंड, मैसेंजर क्या था, कौन सी चीज़ ऑल्टर हो रही है, जिस चीज़ को आपने ऑल्टर किया है उसने आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस पर क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और पांचवा, ज्यादती और कमी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो तो उसके फीचर्स क्या हैं और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो हम पीछे से स्टार्ट लेते हैं। हमने कहा कि डेस्मोलेस की मौजूदगी में कोलेस्टेरॉल और ACTH की मौजूदगी के अंदर आपका जो है वो प्रेग्नेनोलॉन बनाएगा और वहाँ से आप हाइड्रोक्सिलेजेस के अंदर एल्डोस्टेरॉन भी बना रहे हो, कॉर्टिसोल भी बना रहे हो, टेस्टोस्टेरॉन भी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है।
प्राइमरी जो कंट्रोल सिक्रीशन है वो आपके एड्रिनल से है, ACTH आपका पिट्यूटरी से आ रहा है, सेकेंडरी कंट्रोल है, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा है, टर्शरी कंट्रोल है। तमाम के तमाम स्टीरॉइड्स हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करेंगे। अगर एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो वो सूरत के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जो कि आपके सोडियम, पोटासियम और हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, डिस्टेंट नेफ्रॉन के अंदर काम करते हैं, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकलेटेड सेल्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉल्यूम जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा। कॉर्टिसोल की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रहा है तो जाहिर है प्रोटीन भी टूट रहा है और लिपिड भी टूट रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो प्रोटीन कंटेनिंग एलिमेंट है बॉडी का वो कम हो रहा है, लिपिड ज़्यादा इस वजह से हो रहा है बिकॉज के ग्लूकोज ज़्यादा है तो अल्टीमेटली फैट मेटाबॉलिज्म की तरफ निकल जाता है। अलॉन्ग विद दैट लाइपोकॉर्टिन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, फिर वहाँ से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ रहा है। उसके साथ साथ आपका जो इंटरलूकिन 2 है उसको सप्रेस कर रहा है, इम्यूनो सप्रेशन आ रही है, CD4 इनहिबिट हो रहा है, और फिर अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए आपका जो है वो हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स जो है उसको लेकर आता है। वंस अगेन वही स्टीरॉयड हार्मोन है, वही आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन्स आपकी बन रही हैं वो इन तमाम स्टेम्स को कंट्रोल कर रही हैं। दैट मीन्स के ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, लाइपोकॉर्टिन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंटरलूकिन 2 को इनहिबिट किया जा रहा है, और आपके जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। दैट मीन्स के नॉरएपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी को आपने बढ़ा दिया है। इसके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर जो आएंगे वो भी हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सिंड्रोम्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने देखा कि 21 हाइड्रोक्सिलेज अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी तो एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन सकता और कॉर्टिसोल भी नहीं बन सकता, तो सारा का सारा आपका जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरॉन में। जाहिर सी बात है विरिलाइजिंग सिंड्रोम है, एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो ब्लड प्रेशर कम है, कॉर्टिसोल नहीं है तो आपका ग्लूकोज लेवल कम है। इसी तरह से 11 हाइड्रोक्सिलेज की बात कीजिएगा, एल्डोस्टेरॉन आपका बहुत कम हो गया है, लेकिन बिकॉज के डिऑक्सी कॉर्टिसोल बन रहा है और वो किसी हद तक ग्लाइसेमिक कंट्रोल ला सकता है, तो अल्टीमेटली आपके पास हाइपोटेंशन तो होगी लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया बहुत मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो वंस अगेन विरिलाइजिंग सिंड्रोम है, और अगर 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होगी जी वो आपका नॉन विरिलाइजिंग है, बिकॉज के उस सूरत में आप कॉर्टिसोल भी नहीं बना रहे और टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं बन रहा, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है तो सोडियम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, अलॉन्ग विद दैट पोटासियम कम है, हाइड्रोजन कम है, तो ये आपके तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसके साथ डेवलप होंगे। कॉर्टिसोल की हम बात करें तो कॉर्टिसोल की कमी अभी हम पीछे देखा है, कॉर्टिसोल नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस आपका जो है वो ज़्यादा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगा, लाइपोकॉर्टिन नहीं आ सकता, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बॉडी में ज़्यादा होंगे, डिसऑर्डर्स का खतरा ज़्यादा है। तो अगर कॉर्टिसोल आपका जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर अल्टीमेटली आपकी बॉडी के ऊपर वो तमाम इफेक्ट्स आएंगे जो कि अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर वहाँ से साथ एग्जिस्ट करता है वो कशिंग्स है। अब सवाल ये है कि जी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर एड्रिनल से प्रोड्यूस हो रहा है तो प्राइमरी है, ACTH ज़्यादा आ रहा है तो सेकेंडरी है, और ACTH अगर पिट्यूटरी से नहीं आ रहा कहीं और से प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर वो टर्शरी है। फीचर्स वही आएंगे, ग्लूकोज ज़्यादा जो है वो बन रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़्यादा है, यू आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा आपको डेवलप हो रही है बिकॉज के वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट आ रहा है। अब ये डिस्कस कैसे होगा कि कैसे है, उसमें फिर आप लोग देखते हैं कि ACTH का लेवल क्या है। अगर ACTH कम हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है कि प्राइमरी है, एड्रिनल से ज़्यादा कॉर्टिसोल आ रहा है, उसने ACTH को सप्रेस कर दिया है। अगर एलिवेट हुआ है तो फिर आप डेक्सामेथासोन देते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टीरॉयड देने से ACTH सप्रेस हो गया है तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में पड़ा है, जिसे कशिंग्स डिजीज़ बोलते हैं, जो कि उधर पड़ा होता है। प्राइमरी आपका जो एड्रिनल हाइपर सिक्रीशन है वो कशिंग सिंड्रोम कहलाता है, जबकि अगर रीज़न ACTH हो तो फिर वो कशिंग्स डिजीज़ कहलाता है।
और अगर वो सप्रेस नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कहीं बाहर पड़ा हुआ है, मोस्ट लाइकली लंग कार्सिनोमा। इस तरह से CRH देकर देख लें, अगर CRH दिया है, ACTH और कॉर्टिसोल दोनों बढ़ गए हैं तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में पड़ा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी से बाहर पड़ा हुआ है, मोस्ट लाइकली लंग कार्सिनोमा। एड्रिनल इनसफिशिएंसी की बात करें तो ये 3 कॉजेज हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एड्रिनल में है, अभी हम देखा है एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या फिर आपका जो है वो हीमरेज हो, इन्फेक्शन रिलेटेड है वो डैमेज हो जाए, वट एवर इट इज जिसके अंदर आपने एड्रिनल को डैमेज कर दिया है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से जोन को डैमेज किया। एल्डोस्टेरॉन खत्म हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, कॉर्टिसोल नहीं आ रहा, हाइपोग्लाइसीमिया है, टेस्टोस्टेरॉन नहीं आ रहा, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो आप डेवलप कीजिएगा। 2 इसकी जो है वो एक्यूट और क्रॉनिक हो सकती हैं। अगर एक्यूट है, मोस्ट लाइकली इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोविड के साथ हमें देखने को मिलता है, ओवरनाइट डेवलप हो जाता है, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कहलाता है। वही तमाम फीचर्स आएंगे जो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन डेफिशिएंसी के साथ आ सकते हैं। क्रॉनिक है, मोस्ट लाइकली ट्यूबरक्लोसिस के साथ होता है, और अगर क्रॉनिकली आपने फीचर्स डेवलप किए हैं तो इसी तमाम फीचर्स के डेवलप होने को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। अगर प्रॉब्लम आपका पिट्यूटरी के अंदर पड़ा हुआ है, ACTH नहीं आ रहा होगा, लेकिन उस सूरत के अंदर आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन प्राइमरी की सूरत में देखने को मिलती है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी फीचर्स सारे के सारे वैसे ही होंगे। और टर्शरी अगर आपका पड़ा हुआ है तो ACTH का लेवल आपका नॉर्मल होगा, लेकिन फिर भी आपका जो एल्डोस्टेरॉन और जो कॉर्टिसोल है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम जो है वो आपका टर्शरी बुनियादों के ऊपर पड़ा हुआ है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वंस अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और जो प्राइमरी है जो उसको कॉन सिंड्रोम कहते हैं जी। अगर एल्डोस्टेरॉन सीक्रेटिंग ट्यूमर है, एड्रिनल के अंदर पड़ा हुआ है, सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, पोटासियम कम है, हाइड्रोजन कम है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर डेवलपिंग वॉल्यूम ओवरलोड फेलियर, या जिसको आप प्री लोड फेलियर बोलते हैं, कार्डियक फेलियर डेवलप होता है। और अगर जी ये सेकेंडरी है तो फिर पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी के अंदर से ACTH ज़्यादा आ रहा है, ACTH सिक्रेटिंग ट्यूमर हो सकता है, उसके अंदर एल्डोस्टेरॉन के फीचर ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं, गो कि उसके अंदर आपको कॉर्टिसोल एक्सेस और एंड्रोजन एक्सेस भी जो है वो देखने को मिल सकता है। सो ये 5 कंट्रोल कर लिए। हमने देखा कि सिक्रीशन कहाँ से कंट्रोल हो रही है, सेकेंड मैसेंजर कौन सा है, सेलुलर असेंबली कैसे अफेक्ट हो रही है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, और किस रिसेप्टर और किस हार्मोन एंजाइम की वजह से आ रहे हैं। अगर कमी या जाती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकती है, उसके फीचर्स क्या हैं, और ये कि जी उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है या फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। किसी भी हार्मोन की जब कमी होती है तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, उस हार्मोन को हम एक्सोजेनसली देते हैं, बाहर से देना पड़ता है, गोली की शक्ल में, टीके की शक्ल में, क्रॉनिक बुनियादों के ऊपर, ये उसका ट्रीटमेंट है। और अगर ज्यादती है, मोस्ट लाइकली ट्यूमर्स होते हैं, उन ट्यूमर्स को आप रिमूव करते हैं, सर्जिकली रिमूव करें, लेज़र के जरिए रिमूव करें, आप उसको जो इंजेक्ट करके कोई सब्सटेंस जो है ना उस ट्यूमर की ग्रोथ को रोकें, वट एवर इट इज़, तो वो ट्यूमर्स को रिमूव करना पड़ता है। तो ये 2 मेजर ही ट्रीटमेंट्स होती हैं, इसका कोई और ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। चाहे किसी भी हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी हो कि जी आपने अगर कमी है तो हार्मोन देना है, और अगर जाती है तो जहाँ से वो आ रहा है उस जगह को लोकेट करें, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, और अल्टीमेटली उसको एक्साइज कर दें। अगर एक्साइज नहीं कर सकते तो फिर उसको सप्रेशन का कोई और सिलसिला जो है उसको डेवलप किया जाए, रेडिएशन दें, या फिर जो है वो कोई केमिकल इंजेक्ट करें, जैसे अल्कोहल इंजेक्ट किया जाता है इन सर्टन केसेस, वो करके और फिर उसकी सप्रेशन जो है वो करवाई जाए। सो दिस इज हाउ यू अल्टीमेटली डील विद अ हार्मोन जब भी आपके प्रॉफ के अंदर जो है वो सवाल आता है। अच्छा, पहले तो जी इसके ऊपर ना वो आ जाते थे, कमेंट साइड पर आ रहे होते थे, अब मुझे इस पर नज़र नहीं आता, मुझे लगता है कि मैंने कोई सेटिंग छेड़ दी है इसकी। तो अगर कोई सवाल हो तो उसको फिर वो कमेंट्स में लिख दें, मैं जो है फिर उसको बाद में पढ़ के जवाब दे दूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे जी, थैंक यू।